हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं ये सभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं ये सभी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रकवि माने जाते हैं, उनकी एक प्रसिद्ध रचना जो आपकी भारत भारती के नाम से विख्यात है। भारत भारती ही वह एक तरह से रचना थी जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त को इतनी ख्याति प्रदान की और वो राष्ट्रकवि कहलाए। राष्ट्रकवि कहलाने के पीछे जो कारण भारत भारती रचना थी, इसमें उन्होंने भारत की उस समय की दुर्दशा का वर्णन किया था जब भारत गुलाम था, और उसी की ये पंक्तियां हैं, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो आज की ये पंक्तियां आपके लिए जीवन में भी ज़रूरी हैं और परीक्षा में भी ज़रूरी हैं, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ में आप लोगों को पता है कि हम लोग छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हिंदी व्याकरण को समझ रहे हैं। वर्णमाला में अब तक हमने बहुत आगे तक बढ़त बना ली है। आज के बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें हम व्यंजनों को विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है पर वो आपके काम आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज स्वरों के वर्गीकरण में जो शेष चीजें रह गई थी उनको बहुत ढंग से पढ़ेंगे और आपके दिमाग के अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। कल का मतलब जो लास्ट वीडियो है उसमें वर्गीकरण के हमने दो प्रकारों को समझा था, दो प्रकारों को देखा था। पहला था मात्रा यानी कि काल के आधार पर कि उच्चारण में कितना समय लग रहा है उस आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि उच्चारण मुख के कौन से भाग से हो रहा है उस आधार पर वर्गीकरण देखा था और बहुत बेहतर ढंग से स्वरों को समझा था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब 4 और मुख्य प्रकार बचे हुए हैं जिनको देखना जरूरी है, वहां से प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। ये क्लासेस जो हैं आपकी हर एग्जाम के लिए रामबाण है, परंतु अभी हम लोग आपकी शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस की भर्तियां और यूपी SSS की भर्तियों के लिए कर रहे हैं। आप अन्य किसी राज्य की हिंदी भी अगर के लिए भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये रामबाण है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट मैं आपको आज बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहां पर 4 प्रमुख शब्द आते हैं जो दो के जोड़े में हैं। पहला है सघोष, दूसरा है उसी का विलोम अघोष, और एक है महाप्राण और दूसरा है उसकी का विलोम अल्प प्राण। इनको समझने का प्रयास करते हैं। अघोष किसको कहते हैं? अघोष घोष कहते हैं, एक तरह के आपने देखा होगा घोष कहते हैं, घोषनाद कहते हैं। विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ते तो घोष होता था। घोष मतलब एक साउंड है ना, साउंड है ना, साउंड होना एक तरह से घोष को कहा जाता है। तो साउंड तो सबके सब वर्णों में होता है, सबके सब स्वरों में होता है, व्यंजनों में होता है, परंतु जब हम बात सघोष की और अघोष की करते हैं तो सघोष, यहां पर घोष का मतलब ये है, घोष का मतलब है स्वर, जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी, जो स्वर यंत्र है हमारा, इनमें कंपन होने से है घोष का मतलब। घोष का मतलब इनमें कंपन होने से है। अगर हम बात करें सघोष की, यानी कि सघोष कंपन के सहित जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, उनको सघोष कहा जाता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कोई भी कंपन नहीं होता, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, उनको अघोष भी कहा जाता है। तो सघोष वो होता है जिसमें स्वर तंत्र में कंपन होता है जिनके वर्णों के उच्चारण में, और जिन वर्णों के उच्चारण में आपके स्वर तंत्रियों में, आपके गले के भीतर आपको कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगी, उसमें उनको बोलेंगे आपके अघोष। ठीक है, अघोष तो कहा ही जाता है, उसका विलोम सघोष हो गया। सघोष को खाली घोष भी कह देते हैं, इसमें आपको मतलब अन्यथा अर्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षक किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। दूसरी चीज होती है अल्प प्राण और दूसरा होता है उसका विलोम होता है महाप्राण। देखो प्राण क्या होता है? प्राण साधारणतः बोला जाता है जो वायु हमारे भीतर जा रही है और वायु हमारे भीतर से बाहर निकल रही है। ठीक है, अंदर जाती है ऑक्सीजन, बाहर निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो
ऑक्सीजन और CO2 है, इनको विज्ञान की भाषा में आप कुछ भी कह सकते हैं, परंतु एक सामान्य भाषा में इसको प्राणवायु बोला जाता है। और जब हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं तो अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अल्प प्राण अगर हम बात कर रहे हैं किसी वर्ण के बारे में तो अल्प प्राण वर्ण वो हैं जिनके उच्चारण में हमको बहुत ज्यादा प्राणवायु को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि बहुत सहज ढंग से बहुत कम प्राणवायु का प्रयोग करते हुए, बहुत कम जान लगा करके, जान लगाने का मतलब वही होता है बहुत कम प्राणवायु, बहुत कम वायु का प्रयोग करते हुए हम उन स्वरों का या व्यंजनों का या कुल मिला के वर्णों का उच्चारण करते हैं, उनको अल्प प्राण कहते हैं। और जिन व्यंजनों के या स्वरों के या कुल मिलाकर जिन वर्णों के उच्चारण में हमको ज्यादा दम लगाना पड़ता है या ज्यादा प्राणवायु के निष्कासन की, बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, उनको महाप्राण कहा जाता है। मुझे लगता है आपको अल्प प्राण और महाप्राण का अंतर समझ में आ गया होगा और सघोष और अघोष के मध्य आपको अंतर समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछा जाता है कि सभी स्वर कैसे हैं, तो आपको याद रखना है सभी स्वर आपके सघोष हैं, घोष हैं, यानी कि आप कोई भी स्वर बोलेंगे आपकी स्वर तंत्रियों में आपको एक तरह के वाइब्रेशन की फील होगी, आपको एक तरह का कंपन का एहसास होगा। चाहे आप बोल करके इस चीज को महसूस कर सकते हैं। आप बोलिए क्या बोलिए तो आपको लगेगा बहुत हल्का कंपन आपके गले में हो रहा है। आप बोलेंगे तो बहुत हल्का सा कंपन, बहुत आप महसूस करना पड़ेगा तब आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं होगा बोला और गला हिल गया पूरा, ऐसे नहीं होगा, पूरा ड्रम नहीं बजेगा या पूरे स्वरित्र की तरह नहीं बजेगा, बहुत नाम मात्रा का कंपन होगा और वो आपको वहां पर महसूस होगा। आप बोलेंगे ई तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हिल रहा है। आप बोलेंगे ई, ये आपको पता लग जाएगा। आप बोलेंगे री तो देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको कंपन फील होगा। तो जितने भी स्वर हैं सभी सघोष हैं, घोष हैं। और बात की जाए अल्प प्राण और महाप्राण की तो सभी स्वर आपके अल्प प्राण हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए आपको अधिक प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वाभाविक रूप से बहुत आराम के ढंग से इन वर्णों का, इन स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, साधारणतः हमने बहुत आराम से बोल दिया है, ठीक है। पर आप अगर किसी महाप्राण का देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आगे हम इसके अंतर को और भी ज्यादा स्पष्ट करेंगे जब हम व्यंजनों को पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर अल्प प्राण और महाप्राण को भी देखा जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वर्गीकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण में हमने दोनों पढ़े लिए, मैंने आपको बता दिया मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर यह है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा भाग ऊपर उठता है। क्या होता है? उत्थापन। उत्थापन का मतलब क्या होता है? आपका ऊपर उठना, यानी कि किस स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग यूज हो रहा है या जीभ का कौन सा भाग उठ रहा है। देखो, उच्चारण स्थान का मतलब यह है कि कौन सा स्वर किस मुख के किस भाग से प्रकट हो रहा है, मुख के किस भाग से निकल रहा है। उच्चारण स्थान का यह मतलब है कि उसका उच्चारण वहां से होता है। परंतु जब हम जीभ के प्रयोग की बात कर रहे हैं तो जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ का कौन सा भाग ऊपर उठ रहा है या जीभ का कौन सा भाग उठ रहा है। ठीक है, इस आधार पर जो स्वर हैं उनके 3 प्रकार हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च। अग्र मतलब अगला। जीभ को अगर हम देखें, जीभ को अगर हम इस तरह से देखें तो ये जीभ का अगला भाग है, ये जीभ का अगला भाग है अग्र। मध्य क्या होता है? मध्य होता है आपका बीच वाला। और पश्च क्या होता है? पश्च होता है आपका पिछले वाला। तो 3 स्वर होते हैं आपके अग्रस्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 विभाग हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, है ना, पश्च स्वर। तो इस तरह के आपको ध्यान रखना है। अग्रस्वर में क्या होगा? अग्रस्वर में आपके आ जाते हैं ई, ए और आई। यहां से पूछ लेगा डायरेक्टली कि ई कैसा है, अग्रस्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। इनमें से किसी भी एक को देख करके आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है। तो जो ई है या ई है, ए है और आई है, आप खुद बोल के देख सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि जीभ का जो टिप वाला भाग है, आगे वाला भाग है, वो ऊपर की तरफ बहुत उठता है। आप बोल के देखो,
ई, जीभ आगे महसूस होगा आपको, है ना, यहाँ पे आगे अगले वाला हिस्सा उठता हुआ महसूस होगा। ई, उसके बाद बोल के देखिए ए, उसके बाद बोलिए आई, तो जीभ का अगला वाला भाग आपको उठता दिखाई देगा। तो आपका ई, ए और आई ये आपके अग्र स्वर हैं, ठीक है। मध्य स्वर में केवल और केवल एक है अ, आप बोल के देखेंगे, हालांकि अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ है, क्या है, आपका कंठ है, परंतु जब जीभ के आधार पर देखा जाए तो जीभ का मध्य वाला भाग आपको उठता हुआ महसूस होगा। आप बोल के देखेंगे तो जीभ का बीच वाला भाग थोड़ा सा से गोलाई में ऊपर की तरफ जाता हुआ महसूस देगा आपको। तो मध्य स्वर में क्या है आपका ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और पश्च स्वर में यानी कि पिछले वाला भाग जब प्रयोग होता है, उठता है, उसमें आपका आता है आ। आप महसूस करो जीभ का पिछले वाला भाग एकदम से उठता है आ, देखो। उसके बाद ऊ, तो जीभ का पिछले वाला भाग, ऊ पिछले वाला भाग महसूस कर रहे हैं। उसके बाद बोलो ओ, तो पिछले वाला भाग, और औ पिछले वाला भाग, इस तरह से उठते हैं। तो जीभ के प्रयोग या उत्थापन यानी उठने के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसमें अग्रस्वर में ई, ए और आई, मध्य स्वर में अ और पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ, ये आपके आ जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है, ये आपको शायद ही कहीं कहीं जगह पढ़ने को मिलता है, बहुत सारी पुस्तकों में इसको दिया गया है, बहुत सारी पुस्तकों में इसको नहीं दिया गया है। देखो अब आपको एक चीज इसमें महसूस हुई होगी कि स्वर तो कितने हैं, 11 हैं। स्वर तो कितने हैं, 11 हैं, परंतु अगर इनको काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 और 5 10 ही हुए। कौन सा गायब है, आपका री गायब है। तो री गायब होने के पीछे यह है कि व्याकरण को जो लिखा गया वो बहुत सारे विद्वानों ने लिखा, और बहुत सारे विद्वानों ने री को स्वर माना ही नहीं है ना। री को, ये तो हम परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई 11 स्वर है, हमने पढ़ लिया, परंतु जब आप मानक व्याकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे या देखेंगे और अच्छे चीजों को, तो बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं हिंदी के जो री को कोई स्वर ही नहीं मानते। तो उसके लिए यहां पर कोई स्पेसिफिक वर्गीकरण भी नहीं दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, उसके बारे में यहां जानकारी भी नहीं है और प्रश्न भी नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, जो हमारी ये तो है जीभ के उठने के आधार पर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यानी कि जब इन स्वरों का उच्चारण होता है तो जीभ का अगला हिस्सा उठता है, बीच वाला हिस्सा उठता है या पिछला हिस्सा उठता है, ये तो है इस आधार पर। अब उसके बाद है जिह्वा पेशियां, यानी कि जो जीभ की मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव कौन कौन से में होता है, किस स्वर के उच्चारण में खिंचाव हो रहा है और किस स्वर के उच्चारण में खिंचाव नहीं हो रहा है। जिस स्वर के उच्चारण में खिंचाव नहीं हो रहा है उनको शिथिल स्वर बोला जाता है। शिथिल का मतलब ढीला, है ना, ढीली पड़ी हुई है, शिथिल पड़ी हुई है, बेजान जैसी पड़ी हुई है, शिथिल है, कोई खिंचाव नहीं है। और कठोर का मतलब है कि खिंचाव उत्पन्न हो गया है। अगर शिथिल स्वर के आधार पर देखें तो यहां पर 3 ही स्वरों की बात देखने में आती है। आप बोल के देखेंगे अ, ई और ऊ। तो आपको जीभ की जो मांसपेशियां हैं, जीभ को पकड़ने वाली जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें कोई विशेष आपको टेंशन महसूस नहीं होगी, उनमें कोई विशेष आपको खिंचाव महसूस नहीं होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, महसूस करना चाहिए पढ़ते हुए जब आप देख रहे हैं अ, ई, ऊ। जबकि अगर आप कठोर की देखें तो इसमें भी 3 स्वर हैं, आ, ई और ऊ। आप बोल के देखो, आप एक तो बोल के देखो अ, बोलो मेरे साथ आप लोग, बोला हमने अ, तो जीभ पे कोई महसूस तो नहीं हुआ खिंचाव, जीभ की जो मांसपेशियां उनमें कोई खिंचाव नहीं है। और तुरंत बोल के देखो आप आ, तो आपको क्या लगेगा, जीभ जहां से जुड़ी हुई है पीछे की तरफ जो मसल्स हैं उनमें एक हल्का सा खिंचाव, तनाव आपको महसूस होगा। बोलो अ तो कुछ नहीं, बोला आ तो एकदम से यहां पर महसूस होगा। आप बोलेंगे ई तो कुछ नहीं है, आप बोलेंगे ई तो आपको खिंचाव महसूस होगा जीभ के जो मसल्स हैं उनमें। तो शिथिल स्वर में आपका आ जाता है अ, ई और ऊ, और कठोर स्वरों में आ जाता है आपका आ, ई और ऊ, ये आपके स्वर आ जाते हैं। तो जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर 2 स्वर हैं, शिथिल स्वर और आपके कठोर स्वर। देखो अपडेटेड कंटेंट है, बहुत तरीके से बनाया हुआ, फ्री में मिल रहा है, इसलिए आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को कदर नहीं होती इन चीज़ों की, पर बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भी इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे और उनको बेहतर कंटेंट मिले, जिससे उनका भविष्य अच्छा हो। यही कारण है निःशुल्क पढ़ाने का, नहीं तो पेड कोर्सेज बेचने का मेरा भी मन करता है, क्योंकि मेरे भी
भी खर्चे नहीं चलते स्टूडियो के, मुझे ही पता है मुझे क्या क्या करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप इस चीज़ को महसूस करो, अच्छे से पढ़ो। अब है मुख खुलने के आधार पर, जो हमारा ये मुख है, ये पूरा जो मुख है, इसके खुलने के आधार पर कि किस स्वर के उच्चारण में मुख कितना खुलता है, पूरा खुल जाता है, आधा खुल जाता है, उससे कम खुल जाता है या बंद हो जाता है, इस आधार पर स्वरों का उच्चारण 4 भागों में होता है। पहला है समवृत्त। क्या है? समवृत्त। समवृत्त, वृत्त का मतलब क्या है? वृत्त का मतलब क्या होता है? आपको पता है, सर्किल होता है। वृत्त का मतलब क्या होता है? आपका समवृत्त होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? उसके बाद दूसरा है अर्ध समवृत्त, तीसरा है विवृत्त, और उसका अगला है आपका चौथा भाग है अर्ध विवृत्त। ये आपको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। समवृत्त को क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। समवृत्त, देखो वृत्त तो सब में आ गया, सम का सम जहां आता है, संग संग संग, जो ये उपसर्ग आ गया, इसका मतलब होता है सिकुड़ने की सेंस में हो गया, है ना, छोटा करने की सेंस में हो गया, छोटा करना। आप बोलते हैं ना संक्षिप्त, संक्षेप, है ना, संक्षेप में बोलते हैं, इसका मतलब छोटे में लिखो, संक्षिप्त में लिखो मतलब छोटे में लिखो। तो संग जो उपसर्ग आ गया, ये उपसर्ग अपनी जो इंटेंशन बता रहा है, अपनी नेचर बता रहा है, अपनी प्रकृति बता रहा है, इसका मतलब है छोटा करना। तो वृत्त जो है, जो हमारा मुख है, जो अगर आप देखो तो ये एक वृत्त है, पूरा गोला है। तो ये अगर समवृत्त की बात कर रहा है, समवृत्त का मतलब क्या होता है? सम मतलब छोटा, यानी कि लगभग बंद होना, क्लोज होना। जब हम समवृत्त की बात करते हैं तो समवृत्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। देखो पूरा तो बंद नहीं हो सकता है, अगर पूरा बंद हो गया तो फिर उच्चारण ही कैसे होगा? क्योंकि वायु का बाहर निकलना जरूरी है, और वायु बाहर नहीं निकलेगी तो काम कैसे चलने वाला है, ये बात आपको देखनी है। अगर आप बात करें समवृत्त की तो क्लोज ही बोलते हैं, और अगर आप इसका मतलब देखेंगे तो समवृत्त स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख जो होता है वो लगभग बंद रहता है। अच्छा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको समय नहीं दिया, फिर आप बोलोगे मेरे को स्क्रीनशॉट का समय नहीं दिया आपने। तो समवृत्त का मतलब क्या है? कि लगभग मुख बंद रहता है। ये कौन कौन से हैं? आपका ई, ऊ और ऊ। ठीक है, आप बोल के देखो, आपको महसूस होगा कि मुख जो है वो बहुत मतलब ज्यादा खुला नहीं है, बस वो लगभग बंद ही है। आप बोल के देखेंगे ई, तो बस इतना सा स्पेस है, ई, ये जरा सा मतलब लगभग बंद है मुख। आप बोलेंगे ई, तो फिर भी इतना ही रहा। आप बोलेंगे ऊ, तो ऊ क्या हुआ? आपको पता है जो ऊ है और ऊ है, ये इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ से इनका उत्पत्ति मानी जाती है। परंतु यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर देख रहे हैं मुख विवर खुलने के आधार पर। तो आपने बोला ऊ, तो देखो कितना सा मुंह खुल रहा है, जरा सा मुंह खुल रहा है, मतलब कि लगभग मुख बंद है। तो समवृत्त में क्या है? क्लोज बोलते हैं, लगभग बंद होता है। ई और ऊ, ये आपके स्वर होते हैं, समवृत्त स्वर। इसमें से देख करके कुछ भी पूछ सकता है, पेपर को ऐसे ही टिपिकल बनाया जाता है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरी की पूरी वर्णमाला में कुछ भी याद मत रखो, बस आपको महसूस करना आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से निकल रही है। अगर बात करें अर्ध समवृत्त की तो इसमें आ जाता है आपका हाफ क्लोज। अर्ध समवृत्त का मतलब क्या है? हाफ क्लोज, यानी कि इन स्वरों के उच्चारण में जो मुख है वो समवृत्त से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। समवृत्त में क्या था? लगभग बंद था। पर अर्ध समवृत्त में क्या होगा? मुख जो होगा वो समवृत्त से थोड़ा सा ज्यादा खुल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा खुल जाएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके स्वर? ए आता है और ओ आता है। आप बोल के देखो ए, तो मुख थोड़ा सा और खुल गया। ठीक है, आप बोलोगे ओ, तो मुख थोड़ा और खुल गया कंपैरिजन में आपके समवृत्त के। आप बोल के देखो ई, तो मुख जरा सा खुला, और अगर आप बोलेंगे ए तो उससे थोड़ा सा और मुख खुल गया है। यानी कि अब आप ये देखो कि समवृत्त क्लोज है, अर्ध समवृत्त आपका हाफ क्लोज है। आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें विवृत्त की तो वी जो है वो विस्तार, वी जो उपसर्ग है वो विस्तार की अपनी भावना बता रहा है, विस्तार। विवृत्त का मतलब होता है ओपन, यानी कि मुख जो होता है वो पूरा का पूरा खुल जाता है। जैसे आपने बोला आ, तो आ कैसे बोलेंगे? आ, तो आपने आ बोला तो आ में क्या हुआ? मुख पूरा खुल गया। समवृत्त में क्या हुआ? मुख लगभग बंद रहा। अर्ध समवृत्त में क्या रहा? मुख समवृत्त से यानी कि क्लोज से थोड़ा सा और ओपन हुआ, हाफ क्लोज हुआ। ये आपको बात समझ में आई? विवृत्त में क्या हुआ? मुख पूरा खुल गया। और अर्ध विवृत्त में क्या हुआ? अब देखो ये क्या बात हुई कि आप बोल रहे हैं हाफ क्लोज और आप बोल रहे हैं हाफ ओपन। अगर बात देखी जाए तो बात तो लगभग एक ही होती है।
आप हाफ क्लोज कहो या हाफ ओपन कहो, अगर मैं इतना, ये पूरा मुख खुल रहा है, ये अगर मैं इतना खोल लूं तो इसको हाफ क्लोज बोलो या हाफ ओपन बोलो, बात तो एक ही है? नहीं, बात एक नहीं है। अगर अर्ध विवृत्त की बात करें तो अर्ध विवृत्त का मतलब क्या है? अगर बात एक ही होती तो बस ये अर्ध विवृत्त ना होता, अर्ध समवृत्ति होता। ये अलग से वर्गीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्ध विवृत्त में क्या होता है कि विवृत्त से तो कम मुख खुलता है, विवृत्त में तो पूरा मुख खुल रहा है। यानी कि अब क्या हो रहा है कि अब एक कंडीशन ऐसी आ गई है जो अर्ध समवृत्त और विवृत्त के बीच की है। विवृत्त में मुख पूरा खुल रहा है और अर्ध समवृत्त में बंद होने से थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है। उसके बीच में जो स्पेस है आपका, वो है आपका अर्ध विवृत्त यानी कि हाफ ओपन। और हाफ ओपन में तीन स्वर आते हैं आपके अर्ध विवृत्त में। अ आ जाता है, आई आ जाता है और औ आ जाता है। अगर आप मान के चलो कि ये आपका विवृत्त है, बात समझना, ये आपका विवृत्त है, ठीक है। उसके बाद अर्ध विवृत्त में आपका इस तरह से थोड़ा सा आप मान के चल सकते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूं, हालांकि मैं बहुत बड़ा चित्रकार तो नहीं हूं। ये पूरा का पूरा मुख खुल गया है। अब अगर आप देखें तो ये आपका, ये मानो ये आपका अर्ध विवृत्त हो गया। अर्ध समवृत्त में आपका और थोड़ा सा बंद हो गया और आपके समवृत्त में आपका थोड़ा सा खुला रह गया। यानी कि विवृत्त में पूरा खुल गया है, अर्ध विवृत्त में आपका विवृत्त और अर्ध समवृत्त के बीच वाला हिस्सा है। अर्ध समवृत्त में थोड़ा सा और मतलब मुख है, इस अवस्था में है समवृत्त से, और समवृत्त में लगभग बंद है। तो ये पूरी की पूरी अवस्थाएं हैं आपकी हैं। तो समवृत्त में आपके ई और ऊ आ जाते हैं, बड़ा छोटा दोनों। अर्ध समवृत्त में आपका ए और ओ आ जाता है, विवृत्त में आपका आ जाता है, और अर्ध विवृत्त में आपका अ, आई और औ आ जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब अंतिम वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। अंतिम वर्गीकरण है आपके ओष्ठ यानी कि होठों के प्रयोग के आधार पर। होठों के प्रयोग के आधार पर, यानी कि इसमें दो हैं, एक है वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्तमुखी। वृत्त क्या होता है? मतलब कि गोला। मुख जो होता है वो गोलाकार शेप में आ जाता है। जब स्वरों का उच्चारण होता है तो वृत्तमुखी यानी कि जो मुख है वो गोलाकार शेप में आ जाता है, एक वृत्त की शेप में आ जाता है, एक सर्कल की शेप में आ जाता है पूरा का पूरा। वो होगा आपका वृत्तमुखी, या उसी को बोलेंगे आप गोलाकार। और अगर आप गोलाकार या वृत्तमुखी स्वरों की बात कर रहे हैं होठों के आधार पर, वो चार हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऊ और ऊ जो हैं इनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है, और ओ और औ हैं इनका उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ है। ये आपने समझा होगा, कंठोष्ठ मैंने पढ़ाया था, सब बताया था। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको सब पता लग जाएगा। तो आप बोल के देखेंगे, देखो ऊ ओ औ, ये आपका क्या हो जाएगा? मुख रहेगा। जो आपके होठ हैं वो आपके गोल रहेंगे, इसमें गोलाकार रहेंगे। और अवृत्तमुखी, अ मतलब नहीं, वृत्तमुखी मतलब नहीं। वृत्तमुखी मतलब क्या हुआ कि गोलाकार, तो गोलाकार नहीं होगा जिसमें, उनको अवृत्तमुखी कहा जाएगा। इसमें आपके कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? अ, आ, ई, ए और आई। तो इसमें पूरा का पूरा गोला नहीं रहेगा, इनमें गोलाकार नहीं बनेगा और ऊपर वालों में गोलाकार आपका बनेगा। थोड़ा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग है, अजीब है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत दिल से पढ़ाया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो आप मतलब कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।